गुड मॉर्निंग बच्चों, इतिहास विषय की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, एक प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया, ठीक, और उन्होंने जब अपने व्यापार बढ़ाने का कार्य किया, तो व्यापार बढ़ाने के दौरान जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया, रेलवे लाइन बिछाने के कार्य के दौरान यहाँ पर खुदाई के अंदर कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिससे उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और उच्च अधिकारियों ने यहाँ आकर जब खुदाई की, देखा, तब पता चला कि यहाँ पर भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। ठीक है, और उसके अवशेष बाद में धीरे धीरे खुदाई में और अवशेष प्राप्त होते चले और एक महान सभ्यता सब लोगों के सामने आई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी महान सभ्यता के बारे में जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी और भारत की पहली नगरीय क्रांति थी। भारत की पहली नगरीय क्रांति है, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन का विस्तार का कार्य, वो दो अंग्रेज अधिकारी बर्टन बंधु थे, उनको दिया गया था। तो बर्टन बंधु रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहे थे। तो रेलवे लाइन के नीचे की तरफ आप देखते हो कि अब तो लोग के लकड़ी के गट्टर जैसे कुछ लगते हैं, इसके जो पटरी होती है उसके नीचे, तो उसके नीचे पत्थर लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर पत्थर लगा रहे थे, वो पत्थर कम हो गए, वहां पर पत्थरों की संख्या थोड़ी कम होगी। तो उन्होंने देखा कि पास में मिट्टी का एक टीला है, वहां से कुछ ईंटें निकल रही है। तो उन्होंने वो ईंटें निकालनी शुरू की। भाई पत्थरों की जगह ईंटों लगा देंगे, ईंटों से काम हो जाएगा। तो उन्होंने ईंटें निकालनी शुरू की। तो वो ईंटें जब वो खोदते गए तो वो निकलती गई। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे बर्टन बंधु, उनको लगा कि यार इतनी ईंटें इस मिट्टी में कहाँ से आई, इतनी ईंटें इस मिट्टी में कहाँ से आ सकती है। तो उनको लगा शायद यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। उनको लगा कि यहाँ पर नीचे कोई बहुत बड़ा नगर या बहुत बड़ा शहर था, जो धीरे धीरे होकर यहाँ पर इसकी मिट्टी चढ़ गई और काफी बड़ा टीला बन चुका है। तो उन्होंने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा और उन्होंने जब इसकी खोज धीरे धीरे इसकी खोज की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई महान सभ्यता है। तो उन्होंने भारत के अंदर एक विभाग की स्थापना की। वो विभाग था पुरातात्विक विभाग। कौन सा विभाग? पुरातात्विक विभाग की उन्होंने स्थापना की 1861 में। सन 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की और इसका अध्यक्ष बनाया गया कनिंघम महोदय को। किसको? कनिंघम महोदय को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन कनिंघम महोदय के जो निर्देशन में इसमें ज्यादा कोई कार्य नहीं हुए। बाद में 1904 में सर जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया गया। 1904 में सर जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया गया और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, जिनमें से पहला एक नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, इस दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में इस सभ्यता की खुदाई का कार्य शुरू किया और जो पहला नगर जिसकी खुदाई हुई वो था हड़प्पा। रावी नदी के तट पर उन्होंने एक किले की खुदाई शुरू की। दयाराम साहनी ने 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे एक टीला था, उस टीले की खुदाई शुरू की। तो उस खुदाई में उन्हें हड़प्पा नामक नगर के अवशेष प्राप्त हुए, एक बहुत बड़ा नगर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जो सबसे पहले शुरू होती है हड़प्पा नामक स्थल से, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 1921 में ये होता है। तो 1922 में एक व्यक्ति और होते हैं जिसका नाम होता है राखलदास बनर्जी। क्या नाम होता है? राखलदास बनर्जी। ठीक है, इस राखलदास बनर्जी के द्वारा एक दूसरे स्थल की खोज की जाती है, वो था मोहनजोदड़ो।
खोज की जाती है। इस मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसको मृतकों का टीला या सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है। इस प्रकार इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू हुई और आगे चलते चलते, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो काफी सारे लगभग 1500 से 2000 सभ्यता ऐसे स्थलों की खोज हुई, जिसके अंदर वर्तमान में भारत में 917 स्थल वर्तमान में भारत में है, 481 पाकिस्तान में है और 2 स्थल अफगानिस्तान में है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों की खोज हुई, जिनमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, अपना कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, संगोर हो गया, उधर गनेड़ीवाल हो गया, सुर्तगुई, सुर्तकेंजनडोर। इस प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता का काफी स्थलों की खोज हुई और जो अभी माने जाते हैं कि वर्तमान में भारत के अंदर 917 स्थल हैं, पाकिस्तान में 481 हैं और 2 अफगानिस्तान में हैं। प्रारंभ में ये सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज होती है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पहला स्थल हड़प्पा होता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन बाद में इसके जितने भी स्थल थे, सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इस स्थान पर प्राप्त हुए। तो यहाँ पर एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। आपने पढ़ा था सरस्वती नदी। उस सरस्वती नदी के किनारे ये सर्वाधिक स्थल, ये वाले बाकी के जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले, इसलिए सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। अब इसका विस्तार देखेंगे कि कहां से कहां तक था, कितनी बड़ी थी, कितना क्षेत्रफल था, वो भी एक बार देखेंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहली कांस्य युगीन सभ्यता, इसको पहली नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। 1856 के अंदर बर्टन बंधु जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने पत्थरों की कमी की पूर्ति करने के लिए ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया। जब ईंटें ज्यादा मात्रा में निकलने लगी तो उनको लगा कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। उनकी सूचना उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने खोज की और भारत के अंदर 1861 में उन्होंने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? जॉन कनिंघम को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। जॉन कनिंघम के नेतृत्व में ज्यादा कार्य हुए नहीं, तो इसके बाद में 1904 में सर जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया गया और सर जॉन मार्शल के निर्देशक के अंदर 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। रावी नदी के तट पर इसकी खुदाई हुई। इससे प्रेरित होकर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, उस स्थल की खुदाई की। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और वर्तमान में जितने भी स्थल खुदाई है उनमें से 917 स्थल भारत में है, 481 पाकिस्तान में और 2 स्थल कहां पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है, बाद में जो स्थल मिले वो सरस्वती नदी के किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका विस्तार कहां पर, इसका उत्तरी छोर कहां पर है, दक्षिणी छोर कहां पर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या थी, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई क्या थी, उसके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार हम इस प्रकार से थी। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्वी। ठीक है, ये इसकी लंबाई मानी जाती है कि ये 1600 किलोमीटर था और ये 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा। कौन सा? मांडा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका सबसे पूर्वी स्थल माना जाता था आलमगीरपुर। ठीक है, ये है अपने यूपी में। सबसे दक्षिणी छोर इसका माना जाता है दैमाबाद, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और सबसे पूर्वी स्थल है, वो मान सकते हैं सुर्तगुई या सुर्तकेंजनडोर, जो अपने आ जाता है अफगानिस्तान में। सुर्तगुई कर सकते हैं या सुर्तकेंजनडोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं। ये इसका सबसे
पश्चिमी स्थल है। ठीक है, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। ठीक है, और इसका पूर्ण क्षेत्रफल माना जाता है कि ये इतने क्षेत्र में फैली हुई, ये तो इसकी चौड़ाई, लंबाई, उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, ये सारा हो गया। सर्वमान्य तौर पर कहा जाता है कि ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार हो चुका था। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसका उत्तरी छोर मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, पूर्वी छोर आलमगीरपुर जो यूपी में है, दक्षिणी छोर तैमाबाद महाराष्ट्र में है, और जो पूर्वी छोर अफगानिस्तान का सुर्ख गंगोर या सुर्खोई जो बलूचिस्तान इसमें आता है, ये इसका पूर्वी छोर था। इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। अब इस सभ्यता की खास बातें क्या थी, यहाँ से कौन से ऐसे स्थल प्राप्त हुए, उसके बारे में हम देखेंगे। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी इसका नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन था, वैसा नगर नियोजन ना तो यूनान की सभ्यता में था, ना रोम की सभ्यता में, और ना ही ये जो मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता है, वहाँ के जो नगर थे वो भी इतने उन्नत और इतने उत्कृष्ट तरीके से नहीं बसाए गए थे। देखिए यहाँ के जो नगर थे, ठीक है, यहाँ के नगर के अंदर दो भाग होते थे। जो भी नगर बसता था उसमें दो भाग होते थे। एक ऊंचा स्थान पर बना होता था जिसको कहा जाता था दुर्ग, और एक जो समतल स्थान पर बसा हुआ होता था उसको कहते थे नगर। दुर्ग के अंदर विशिष्ट वर्ग के लोग और पुरोहित लोग हैं वो दुर्ग में निवास करते थे, और इसमें आम जनता निवास करती थी। ये पूरा ऐसे परकोटे से घिरा हुआ होता था। काफी स्थान पर केवल दुर्ग परकोटे से घिरा हुआ होता था, काफी ऐसे स्थान है जिसपे ये दोनों अलग अलग परकोटे से घिरे होते थे, काफी स्थान ऐसे होते थे जिसमें दोनों स्थान ही परकोटे से घिरे हुए होते थे। अब इन नगरों की खास बात क्या थी? ये नगर समतल और समकोण बसे हुए थे। समतल और बिल्कुल समकोण, जैसे अपना समकोण होता है, ठीक है, समकोण चतुर्भुज होते हैं, उस हिसाब से ये नगरों की बसावट हो रखी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल चौकोर बसे हुए थे। इधर से ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, सड़कें बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड सर्कल या ऑक्सफोर्ड सर्किल का नाम भी दिया जाता है। अब इसके अंदर जितने भी मकान बने हुए थे, वो मकान, इस सभ्यता के अंदर जितने मकान बने हुए, उन मकानों के दरवाजे, देखो इसकी खिड़कियां तो मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। जैसे ये मकान बना है तो इसकी खिड़की तो इधर खुलेगी, लेकिन इसका मेन गेट जो ये रास्ता है, जैसे ये मुख्य रास्ता हो गया तो इधर रास्ता नहीं खुलता था, इस साइड में रास्ता होता था, इधर खिड़कियां होती थी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया था, उस समय पक्की सड़कें तो होती नहीं थी, कच्ची होती थी, तो कच्ची सड़कें होने के कारण धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए, इसलिए जो मुख्य द्वार होता था प्रवेश घर का, वो हमेशा गली के अंदर होता था, गली के अंदर तो था, और जो मुख्य सड़क होती थी उधर वो खिड़कियां रखते थे। फिर जो ये मकान बने हुए हैं, जैसे एक मकान बना है तो मकान काफी बड़ा होता था, इसके अंदर 8 से 10 कमरे होते थे, अलग अलग कमरे बने हुए होते थे, बीच में खुला प्रांगण होता था, चौक होता था, इधर रसोई घर बने होते थे, शौचालय बने होते थे, आंगन के अंदर एक कुआं बना हुआ होता था। ठीक है, सबसे खास बात थी सिंधु घाटी नगर नियोजन की जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? जल निकासी। इस घर के अंदर जैसे जिसने भी नहाने, कपड़े धोने या खाना बनाने पानी यूज लिया, वो सारा पानी नालियों के माध्यम से, पूरे स्ट्रक्चर में नालियां होती थी, नालियों के माध्यम से वो आता था घर के बाहर, और घर के बाहर जो बड़ी नाली बनी होती थी उसमें वो पानी जाता था। ठीक है, अब इस पानी को भी क्या करते थे, जगह जगह पर इनके बीच में मैन होल बने हुए होते थे। ठीक है, इस मैन होल पर जहाँ पानी इकट्ठा होता था, यहाँ पर जालियां लगाई हुई होती थी, और इन जालियों को खोलकर यहाँ से कचरा निकाल दिया जाता था, और फिर ये पानी आगे जाकर एक बड़े बड़े गड्ढे बनाए होते थे, जिनको सोर्स ऑफ, मतलब जल के लिए बड़े गड्ढे बनाए जाते थे, कचरा यहाँ निकाल दिया जाता था, और फिर पानी जाकर इन गड्ढों में चला जाता था, यहाँ से पानी वापस जमीन में चला जाता था। तो ये जो इस प्रकार की जो जल निकासी की जो प्रणाली थी, वो वर्तमान के भी जो बड़े बड़े शहर है उनमें भी ऐसी प्रणाली देखने को नहीं मिलती। ऐसी प्रणाली उस समय पर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों में थी। ठीक है, ये इसकी एक खास बात होगी। अब यहाँ के कुछ ऐसे अवशेष स्थल प्राप्त हुए उनके बारे में भी देखते हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे हैं, देख लेते हैं, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है,
जैसे मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का जो नगर बसा हुआ, उस नगर के अंदर जो दुर्ग वाला जो टीला है ना, 2 टीले होते थे हर नगर में, ये दुर्ग वाला टीला है। दुर्ग वाले टीले के अंदर एक क्या बनाया हुआ है? एक बहुत बड़ा स्नानागार बनाया हुआ है। इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने क्या किया? विश्व का आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य कहकर संबोधित किया कि मैंने इतनी सुंदर बिल्डिंग आज तक कहीं पर नहीं देखी। इस प्रकार हड़प्पा से क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल अनागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार लोथल से हमें बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे देख लेंगे। बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम के हिसाब से प्राप्त हुए। ये तो कुछ ऐसे नगर थे जिनसे हमें ये चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है।